फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। अरमान रितिमा के कमरे में झांका तो पाया वो कोई किताब पढ़ने में बिजी थी। वो वहीं से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रितिमा किताब साइड में रखते हुए बोली, आइए ना। अरमान अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या पढ़ रही हो? रितिमा बस थोड़ा सा मुस्कुराई और किताब बंद करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। अरमान ने देखा ये उन किताबों में से था जो डॉक्टर शशांक ने जाने से पहले उसे दिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगी? रिद्धिमा ने आश्चर्य से उसे देखा। अरमान बोला, असल में श्रेया घोषाल का प्रोग्राम है, मुझे 2 पास मिले हैं तो सोचा। रिद्धिमा को लगा पूछे कि निकिता को छोड़कर उसे क्यों, पर उसे अरमान की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें संगीत पसंद नहीं क्या? रिद्धिमा बोल उठी, मुझे संगीत बहुत पसंद है, मेरी मम्मा क्लासिकल सिंगर थी। अरमान बोला, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे हूँ। रिद्धिमा उत्फुल्लित हो गई, पर तभी उसे विवेक का चेहरा याद आ गया और आतंकित स्वर में बोली, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अरमान समझ गया उसे बाहर जाने से क्यों डर लग रहा है। उसके दिल में एक दर्द सा उठा उसकी सोचनीय हालत देखकर। वो रिद्धिमा की ओर देखकर दृढ़ स्वर में बोला, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है। चलो तैयार हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। रिद्धिमा ने हाँ में सर हिलाया। अरमान मुस्कुराकर बाहर जाने लगा, तभी उसकी तरफ मुड़ा और हाथ में उसकी जो पैकेट था वो देता हुआ बोला, इसमें नए ड्रेस हैं, तुम पर अच्छा लगेगा। रिद्धिमा के होठ अनजाने में ही मुस्कुरा उठे। कुछ ही देर में वो तैयार होकर नीचे आई तो देखा अरमान अपनी कार के पास खड़ा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। पर रिद्धिमा को देखते ही जैसे उसकी आंखें उस पर ही जैसे जम गई। रिद्धिमा उसे अपनी ओर देखते हुए जल्दी से नजरें नीची करते हुए बोली, चलिए। अरमान जैसे किसी और दुनिया से बाहर आया। वो मुस्कुराता हुआ कार का गेट खोला और रिद्धिमा को आगे बैठने को इशारा किया। रिद्धिमा सकुचाते हुए बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरमान चुपचाप कार चला रहा था और रिद्धिमा उस गाने में खोई थी जो अरमान का पसंदीदा था। फिर कहीं दिल ने महसूस किया था, एक दफ़ा फिर से जिंदा ये हुआ था। नज़र जो आया तो जीना आया, नज़र से फिर क्यों तू गुम हो गया पल में ही। रिद्धिमा गाने में खोते हुए मन ही मन सोची, तुमने देर कर दी रिद्धिमा। कोई किसी के लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार नहीं करता और तुझ जैसे बेवकूफ़ के लिए तो कभी नहीं। उसने सुना अरमान कह रहा था, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। सच है, इंसान जिससे प्यार करता है उसके लिए हजारों साल इंतज़ार कर सकता है। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद दोनों वापस लौट रहे थे। रिद्धिमा के लिए आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था और अरमान के साथ बिताए पल सबसे खूबसूरत पल। अरमान आज बहुत अच्छे मूड में था और श्रेया के गाने को गुनगुना रहा था। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। रिद्धिमा के दिल में जैसे दर्द का गुब्बार फूट रहा था। उसे लग रहा था अरमान उसे सुनाने के लिए ही गा रहा है। उसे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे अरमान का घर और सब कुछ छोड़कर जाना है। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे और बाहर देखने लगी। कुछ देर में उसका ध्यान टूटा अरमान के बुलाने से। वो कह रहा था, रिद्धिमा, कुछ ज़रूरी बातें बतानी है तुम्हें। रिद्धिमा ने उसकी तरफ एक बार देखा और नजरें झुकाते हुए बोली, जी कहिए। अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, बुरा मत मानना रिद्धिमा, बताना जरूरी है। अगले हफ्ते मेरे पेरेंट्स वापस आ रहे हैं। उसने बात अधूरी छोड़ दी और एक बार रिद्धिमा की ओर देखा और रिद्धिमा की तो जैसे जहान ही लुट गई। अब तक वो कितनी खुश थी, उसे लग रहा था मानो दुनिया मिल गई है और अचानक जैसे सारी दुनिया अंधेरी हो गई। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैं चली जाऊंगी। अरमान बोला, तुम बताओ कहाँ जाना चाहती हो, मैं पहुंचा दूंगा। रिद्धिमा ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर उसके आंसू अरमान को दिख गए। वो जल्दी से बोला, डरो मत रिद्धिमा, मैं तुम्हें जाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। ओके ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अरमान सुबह उठकर तैयार हुआ और नाश्ता करने के बाद सीधा गार्डन में आया, क्योंकि उसे पता था रिद्धिमा वहीं होगी।
कुछ दिनों से अरमान को हॉस्पिटल जाने की जल्दी होती थी, इसलिए रिद्धिमा कुत्तों को खिलाने और नहलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उसने देखा रिद्धिमा उन्हें बड़े प्यार से खिला रही थी और साथ ही बातें भी करती जा रही थी और वो इस तरह सुन रहे थे मानो सब समझ रहे हों। अरमान को देखकर उसका सबसे प्यारा कुत्ता ब्रीजर दौड़ता हुआ आया और उसके पैर से लिपट गया। रिद्धिमा उसे देखते हुए बोली, इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको बिना देखे बहुत उदास हो जाते हैं बेचारे। अरमान हंसता हुआ बोला, ये सब बच्चे थे तब पापा और मैं लाए थे इन्हें। मम्मा तो बहुत डांटती थी मुझे और कहती थी ऐसी लड़की से शादी करना जिसे कुत्ता पसंद हो। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, अर्जेंट है, बाय। कहता हुआ वो निकल गया और रिद्धिमा वहाँ ठगी सी खड़ी रह गई। उसे लगा जानबूझकर अरमान ने ये बातें कही है। अरमान कैंटीन में आया और कॉफ़ी का ऑर्डर देकर कोने की सीट पर बैठ गया। मुस्कान जो राहुल और निक्की के साथ बैठी थी फुसफुसाई, अरमान परेशान दिख रहा है। राहुल बोला, हाँ पर तू मत जा उसके पास, वो और भी परेशान हो जाएगा। मुस्कान उसे घूरते हुए बोली, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तू जा और पूछ क्या हुआ है। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और अरमान के पास जाकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ अरमान? अरमान बोला, पूछ क्यों रहा है, बैठ ना। राहुल कुछ देर चुप रहा पर मुस्कान के दूर से बार बार इशारा करने से बोला, तू परेशान दिख रहा है, कोई बात है? अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मम्मा पापा वापस आ रहे हैं और रिद्धिमा कुछ बता नहीं रही है, उसे कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा है। राहुल बोला, एक काम कर, डॉक्टर शशांक से कांटेक्ट कर और वहाँ छोड़ा। अरमान ने जवाब दिया, मैं वो भी कर चुका हूँ राहुल। पर उनका सीधा जवाब था कि उनकी कोई बेटी है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि रिद्धिमा को ना बताया जाए कि वो कहाँ है। अगर रिद्धिमा पूछे तो मैं कह दूँ वो जिंदा नहीं है। अब तू बता मैं क्या करूँ? राहुल बोला, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर बेटी है उनकी। अरमान बोला, यार अब मैं उनसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह सकता, अभी सोच रहा हूँ कि आखिर उसे कहाँ रखूँ। उसे पीछे से मुस्कान की आवाज़ सुनाई दी, वैसे तो अब मैं तेरा दोस्त नहीं रही और रिद्धिमा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर मानवता की खातिर उसे कुछ दिन के लिए रख सकती हूँ। क्या कहती है निक्की? निक्की ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया पर अरमान थोड़े नाराज़गी भरा चेहरा लेकर बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता रिद्धिमा को कोई बोझ समझे, मैं कुछ उपाय कर लूँगा। इतना सुनते ही मुस्कान गुस्से से चिल्ला उठी, बहुत हुआ तेरा नाटक, मुझे अब ज़्यादा गुस्सा मत दिला वरना मैं कुछ बुरा कर जाऊंगी। राहुल उदास चेहरा बनाता हुआ बोला, मान जा अरमान, वरना इसका कोई भरोसा नहीं, जहर वहर पी लिया तो मैं शादी से पहले ही बिना पत्नी के हो जाऊंगा। अरमान दूसरी तरफ देखता हुआ बोला, ठीक है, पर राहुल तू मुस्कान से कह दे कि वो रिद्धिमा से कोई ऐसी वैसी बातें ना करे। राहुल के कुछ कहने से पहले ही मुस्कान चिल्लाई, राहुल को क्यों बोल रहा है, मुझसे सीधे बात कर तू, वादा करती हूँ मैं तेरी रिद्धिमा से कुछ नहीं पूछूंगी, खुश है ना? अरमान मुस्कुराया और बोला, इतना गुस्सा मत किया कर, जल्दी बुढ़ी हो जाएगी। मुस्कान ने मुंह बिचकाया और वहाँ से चली गई। अरमान राहुल से हाथ मिलाते हुए बोला, तेरा तरकीब काम कर गया राहुल, थैंक यू। वैसे मैं और ज़्यादा दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात किए बिना नहीं रह पाता। राहुल हंसता हुआ बोला, वैसे दिल की बड़ी अच्छी है, सिर्फ गुस्सा नाक पर रहता है। अरमान और निक्की हंस पड़े। जब अरमान ने रिद्धिमा को इन्फॉर्म किया कि उसे मुस्कान के साथ रहना है तो डर के मारे रिद्धिमा की बुरी हालत हो गई। वो शुरू दिन से ही मुस्कान से डरती थी, उसके और कहीं जाने का जगह भी नहीं था। उसे बस इतना चैन था कि मुस्कान के पास रहने पर अरमान उसकी खोज खबर लेता रहे। अरमान ने बताया था कि मुस्कान और निकिता जिस ओमेन हॉस्पिटल में रहती हैं वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं और उसकी ऑनर बहुत स्ट्रिक्ट है, उनके परमिशन के बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता है। मर्दों को तो वो अंदर जाने ही नहीं देती हैं। पूरे हॉस्टल में कैमरा लगा रखा है जिससे पता चलता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। साथ ही अरमान ने अपने सबसे होनहार कुत्ता मैक्स को रिद्धिमा के साथ भेजने का निर्णय लिया। रिद्धिमा बस अरमान की बातें सुन रही थी, कुछ कहना उसके लिए संभव नहीं था क्योंकि वो जानती थी इससे अच्छा रास्ता कुछ नहीं है, वो अरमान के दोस्त के पास रहे। उस हॉस्टल की ऑनर अरमान को अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि कुछ महीने पहले उसकी एक सर्जरी हुई थी, तब अरमान उसकी अटेंडेंट डॉक्टर था। वो अरमान और उसके दोस्तों को बहुत पसंद करती थी, इसलिए अरमान ने उनसे जब रिक्वेस्ट की कि कुछ दिन रिद्धिमा को वहाँ रहने दिया जाए तो वो मान गई। पहले तो उन्होंने मैक्स को देखकर भौवें चढ़ाई,
पर अरमान ने जब समझाया कि ये सिर्फ सेफ्टी के लिए रहेगा तो उसने हामी भर दी। पर मुस्कान मैक्स को देखते ही बिफर उठी और चिल्लाने लगी कि एक तो उसने अरमान की मुसीबत को रहने दे रही है, उसके साथ इस कुत्ते को वो अपने कमरे में अनुमति नहीं दे सकती। पर अरमान आखिर अरमान है। उसने मुस्कान को मना ही लिया और रितमा और मैक्स को वहाँ ले आया। जब अरमान रितमा को छोड़कर वहाँ से जाने लगा, उसे लगा वो अरमान से ज़िंदगी भर के लिए बिछड़ रही है और कभी भी उसे देख नहीं पाएगी। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो रहे थे और आंसुओं का गुब्बार बाहर निकलना चाहता था, जिसे रितमा ने बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। अरमान रितमा के कमरे में आया और चारों तरफ देखा और पाया उसने कितने यत्न से कमरे को सजाया था। उसे लग रहा था अभी भी रितमा की खुशबू उस कमरे में है। उसने अलमारी खोली और पाया रितमा ने सब चीज़ वहाँ छोड़ दिया था, सिर्फ कपड़े ले गई थी। उसने करखनी हाथ में ली, उस पर हाथ फेरा और वो दिन याद आ गए जब रितमा उसकी बाहों में थी। अरमान अपने कमरे में आया और अपने बेड पर ढह गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ फिल्म की भांति घूम रहा था। उसने याद किया जब उसने पहली बार रितमा को देखा था और दिल में कुछ महसूस किया था। जब डॉक्टर शशांक ने रिश्ते की बात की तो वो कितना खुश था। उसे तो सारा जहां ही मिल गया था। पर जब रितमा उसे छोड़कर चली गई थी तो वो सन्न रह गया था और उसका सारा गुस्सा रितमा के लिए था। उसे लगा था रितमा उसे जानबूझकर बेवकूफ़ बना रही थी, पर धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि इसमें शशांक सर की भी गलती थी। रितमा का ये हक है कि वो किसी और को चाहे और उसे अपना जीवन साथी बनाए। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, अरमान ने यह भी महसूस किया कि वो रितमा को भूल नहीं पाया है। पता नहीं उसे क्यों लगता था कि वो एक दिन जरूर लौट कर आएगी। और उसके मिलने के बाद अरमान खुद के दिल को निरर्थक ही काबू में करने की कोशिश करता रहा। और वो मंगलसूत्र, पर नहीं, अरमान इस बार आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक रितमा कुछ नहीं कहेगी वो चुप ही रहेगा। और अभी तो उसे पता भी नहीं रितमा के साथ क्या हुआ था, वो किससे भाग रही है, उसके प्रेमी का क्या हुआ। इन चीज़ों की जानकारी जब तक ना मिले अरमान को चैन नहीं मिलेगा। वो बिस्तर से उतरकर अपना अलमारी खोला जहाँ रितमा के दुल्हन बने ढेर सारे फ़ोटोज़ थे। वो बोल उठा, बस रितमा, बहुत हुआ, अब मेरे प्यार का इम्तहान मत लो। अरमान कैंटीन में खोया खोया बैठा था। मुस्कान आई और उसके पास बैठी, पर अरमान ने ख्याल नहीं किया। मुस्कान उसे घूरते हुए बोली, इसे देखो, बिना लैला के मजनू बना हुआ है। अरमान का ध्यान उसकी तरफ गया और वो पूछा, कैसी है? मुस्कान ने भोलेपन से जवाब दिया, कौन? अरमान ने उत्तर दिया, तू। मुस्कान मुस्कुराते बोली, आज तक तूने मुझसे ये सवाल नहीं किया, आज क्या हुआ? अरमान उठता हुआ बोला, उप, तुझसे बात करना मुश्किल है, मेरी ड्यूटी है, जा रहा हूँ। मुस्कान हंसते बोली, अबे मजनू, तेरी लैला बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत ले। अरमान बोला, उसका नाम लैला नहीं, रिद्धिमा है, और मैंने सुबह ही उसके बारे में निक्की से पूछ लिया था। ये सुनते ही मुस्कान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, ये क्या हाल बना लिया है अरमान तूने? एक दिन ही हुए हैं और इतना तड़प रहा है। याद रख, वो शादीशुदा है। राहुल अंदर आता हुआ बोला, मुस्की, रिद्धिमा कैसी है? मुस्कान उसे देखती हुई बोली, बात क्या है, सब रिद्धिमा को पूछ रहे हैं, मुझे कोई नहीं पूछता है। राहुल हाथ हिलाता हुआ बोला, तुझे क्या होगा, खा पी कर मोटी होती जा रही है दिन पर दिन। मुस्कान झल्लाती बोली, ठीक है वो लड़की, पर कोई इतना चुप कैसे रह सकता है? कल से सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दे रही है। राहुल बोला, उसकी संगत में रहकर तू शायद सुधर जाए, फिर मैं शादी के बाद शांति से जी सकूंगा। मुस्कान बोली, सोचियो भी मत, वैसे मैं वादा करती हूँ कि इस लड़की को मैं सुधार दूंगी और कुछ दिन बाद उसके मुंह से मेरे जैसे बोल फूटेंगे। अरमान उसकी बात पर मुस्कुरा उठा और सोचा, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ मुस्कान, तू ये करके दिखा, मैं तेरा एहसान मानूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। अरमान के पेरेंट्स लौट आए थे और अरमान उनके साथ थोड़ा व्यस्त हो गया था। हॉस्पिटल में भी काम बढ़ जाने की वजह से वो रितमा से मिलने नहीं जा पाया था, पर मुस्कान और निकिता से हर दिन उसके बारे में पूछता था और वो ठीक है जानकर निश्चिंत हो जाता था। अरमान ने मुस्कान और निकिता को कह दिया था कि उसे बाहर ना ले जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता था रिद्धिमा को फिर से कोई प्रॉब्लम हो। वैसे रिद्धिमा खुद बाहर नहीं जाना चाहती थी। ये बात निकिता ने अरमान को बताई थी। आज सुबह सुबह ही मुस्कान ने अपने सभी दोस्तों को कैंटीन में मिलने को बुलाया था। उसका कहना था, बहुत ज़रूरी कोई बात है जो उसे अभी बताना है। अरमान, अभिमन्यु, अतुल, राहुल सभी वहाँ जल्दी पहुँच गए और देखा कि मुस्कान मज़े से पिज्ज़ा खा रही है। राहुल ने आस्ते से पूछा, ये क्या बात हुई मुस्की, तूने हमें सुबह सुबह फ़ोन किया
हमने नाश्ता भी नहीं किया और आ गए, और तू मज़े से पिज्ज़ा ठूस रही है। मुस्कान ने कहा, तू मैंने कब कहा कि मैं पार्टी दूंगी? अंजलि बोली, ये गलत बात है मुस्की, मैं अपना योग क्लास छोड़ कर आई, कुछ इम्पोर्टेंट होगा सोचा था। मुस्कान बोली, इम्पोर्टेंट ही है, पर मुझे पहले खा लेने दे, कल रात से भूखी हूँ। मैंने कल पिज्ज़ा मंगवाया था, ये साला कुत्ता मैक्स चट कर गया। अरमान बोला, उसे पिज्ज़ा बहुत पसंद है मुस्की, तू उसे बिना दिए कैसे खा सकती है? मुस्कान बोली, परेशान कर रखा है तेरे कुत्ते ने, उसे मेरे ही कमरे में रहना है, मेरे ही बेड पर सोना है। और अब मन्नू बोल पड़ा, मुस्कान, अगर कुत्ते के बारे में बात करनी है तो मैं चलता हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी थी, अभी घर जाकर मुझे सोना है। मुस्कान उसे देखती हुई बोली, ठंड रख, बताती हूँ। और अरमान, तू सबके लिए नाश्ता मंगा, मेरे लिए एक जिंजर गार्लिक ब्रेड। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छी ज़बरदस्ती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मुस्कान हाथ हिलाती हुई बोली, तेरे उस मेहमान के बारे में ही बताने वाली हूँ। अरमान ने उसकी तरफ देखा और चिंतित स्वर में पूछा, कोई प्रॉब्लम है? मुस्कान बोली, तू टेंशन मत ले, बताती हूँ। अरमान ने नाश्ते का ऑर्डर किया और सब मुस्कान की तरफ देखने लगे। मुस्कान ने अरमान की तरफ देखा और बोला, सॉरी अरमान, पहले ही बता देती हूँ, कल मैं और निकिता रितमा को शॉपिंग मॉल ले गए थे। ये सुनते ही अरमान उछल पड़ा और नाराज़गी के साथ बोला, मैंने मना किया था ना। मुस्कान जल्दी से बोली, ठंड रख, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ अच्छी बात हुई, वही बताने वाली हूँ। सब उसे देखने लगे। अब मन्नू को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था इन बातों में, इसलिए वो टेबल पर ही सर रखकर सो गया। मुस्कान उसकी तरफ देखकर बोली, बड़ा बोरिंग है ये, पता नहीं निकिता कैसे निभाएगी इसके साथ। राहुल बोला, तू आगे बता। मुस्कान बोली, हाँ तो रितमा नहीं जाने वाली थी, पर मुझसे डरती है, शायद इसलिए हाँ कह दी। हमने पास के मॉल में ही कुछ खरीदारी की और फिर वापस आने ही वाले थे कि अचानक रितमा बहुत डरी हुई दिखने लगी। वो पता नहीं क्यों बार बार इधर उधर देख रही थी और निकिता को कह रही थी कि घर चलना है। मैंने देखा वो पसीना पसीना हो रही थी और काँप भी रही थी। मेरे पूछने पर वो सिर्फ इतना बोली कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो निकिता ने अपनी कार एक दूसरे रास्ते से हॉस्टल ले आई और हमें कोई पीछे नहीं दिखा। अरमान ने टेंशन भरे स्वर में पूछा, तुमने सही से देखा ना मुस्की? मुस्की बोली, हाँ रे, तो यूँ हुआ कि रितमा डरी हुई थी, तो मैंने कल रात उसे अपने पास सुलाया। बीच रात को अचानक वो नींद में चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, विवेक मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। अरमान उठकर खड़ा हो गया और चिंतित स्वर में पूछा, वो ठीक तो है ना? मुस्कान बोली, ठंड रख यार, मेरी पूरी बात सुन। तो मैंने निकिता को बुलाया और हम दोनों ने पूछा कि क्या बात है, वो इतनी डरी हुई क्यों है और ये विवेक कौन है। पर वो फिर से पहले जैसी चुप हो गई और सिर्फ आंसू बहाने लगी। सब उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, सिर्फ अब मन्नू खर्राटे मार रहा था। मुस्कान थोड़ी रुकी, सबको एक बार देखा, फिर बोली, फिर मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। राहुल ने पूछा, क्या? मुस्कान मुस्कुराती हुई बोली, मैंने उसे अरमान की कसम दी और कहा कि उसे सब बताना ही पड़ेगा। सब उसका चेहरा देखते हुए एक साथ बोल पड़े, हैं? मुस्कान मुस्कुराई और बोली, हाँ जी, और मेरी मानो चमत्कार हो गया। रितमा ने रोते हुए सब बता दिया, उसके साथ क्या हुआ था। सब उसकी तरफ उत्सुकता के साथ देखने लगे। मुस्कान ने रितमा के अरमान के घर से भागने से लेकर जो जो घटना घटी थी सब बताया। सब सांस रोक कर सुन रहे थे। मुस्कान के चुप होने पर अंजलि बोली, अपनी एक गलती के कारण बेचारी ने बहुत तकलीफें उठाई है। अतुल बोला, पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, वो तो शादीशुदा है, उसके गले में मंगलसूत्र किसके नाम का है? अंजलि बोली, तुम भी ना अतुल, अब पूरी कहानी सुनने के बाद साफ पता चल रहा है कि रितमा ने अरमान का मंगलसूत्र पहना हुआ है, वो अभी भी अरमान की पत्नी है। अतुल इतना सुनते ही बोला, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। सबने एक साथ अरमान की ओर देखा जो आराम से काफ़ी पी रहा था। राहुल बोला, क्या बात है अरमान, तुझे ये सुनकर खुशी नहीं हुई? तुझे तो बिल्कुल आश्चर्य भी नहीं हुआ? अरमान काफ़ी का घूंट लेते हुए बोला, क्योंकि मुझे ये पहले से ही पता है, मैं जब उसका मंगलसूत्र ठीक करवाने के लिए ले गया था तब से। मुस्कान ने पूछा, कैसे? मंगलसूत्र तो एक जैसे ही होते हैं, और अगर अलग भी हो तो कैसे पहचान गया? 1 साल पुरानी बात है। अरमान उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, पर यह मंगलसूत्र थोड़ा अलग है, इसके पेंडेंट पर AR लिखा हुआ है, बहुत ही छोटे अक्षर में। रितमा ने शायद कभी ख्याल ही नहीं किया। सबका मुंह ये सुनकर खुला रह गया। मुस्कान बोली, तो इसलिए तू इसका इतना ख्याल रख रहा था?
अरे यार, जब पता ही था तो डायरेक्ट बात करनी थी ना। अरमान बोला, क्या बात करूँ मुस्की, कि रिद्धिमा तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? निक्की बोली, हाँ यही पूछना था ना। अरमान ने नामे सिर हिलाया और बोला, जब मुझसे उसकी शादी हुई थी तब उसे मुझसे प्यार नहीं था, तो आज अचानक कैसे हो जाएगा? हो सकता है वो मंगलसूत्र निकालना भूल गई हो, या एक भारतीय लड़की की तरह उसे निकालना अपशगुन मानती हो। मंगलसूत्र से ये कभी प्रमाणित नहीं होता है कि वो मुझसे प्यार करती है, और अगर वो मुझे नहीं चाहती तो मैं उसे किसी बंधन में नहीं बांधना चाहता। अंजलि बोली, अरमान सही कह रहा है, उसे अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए जब तक रिद्धिमा खुद कबूल ना करे कि उसे क्या चाहिए। राहुल बोला, तू बता मुस्की, रिद्धिमा ने क्या कहा? क्योंकि मैं जानती हूँ तूने उससे जरूर पूछा होगा। मुस्कान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने ये तो नहीं पूछा कि वो अरमान से प्यार करती है या नहीं, पर मैंने ये जरूर पूछा कि अगर अरमान उसे अपना ले तो क्या वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पागल उसे चाहता है। अंजलि ने पूछा, उसने क्या कहा? मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, अरमान की पसंद इतनी घटिया है मुझे पता नहीं था, वो लड़की पूरी की पूरी पागल है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया कि ये सच है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी, अरमान को ठुकरा कर, और अब उसे चाहने लगी है। पर वो ऐसा सोच भी नहीं सकती क्योंकि उसे पता है अरमान और निकिता मैम एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी शायद सगाई भी हो चुकी है। सबने एक साथ कहा, हैं, ये निक्की कहाँ से आ गई बीच में? मुस्कान ने ठहाका लगाते हुए कहा, निक्की और अरमान को साथ देखकर उसे लगा और पक्का विश्वास हो गया कि निक्की की उंगली में ए लिखा हुआ अंगूठी देखकर उसे लगता है ए अंगूठी अरमान ने पहनाई है निक्की को। सबने बात को समझने की कोशिश की और अगले पल ठहाका लगाकर हंस पड़े। अब मन्नू, जो खर्राटे ले रहा था, निक्की का नाम सुनते ही चौकन्ना हो गया और उठते हुए बोला, क्या अरमान ने निक्की को कब रिंग पहनाई? ये क्या कह रही है मुस्कान? अरमान ने उसे घूरा, जबकि बाकी सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। अंजलि ने पूछा, तूने बात साफ की या नहीं बेचारी को? मुस्कान हंसते हुए बोली, नहीं, निक्की चाहती थी पर मैंने मना किया। मैं चाहती हूँ अरमान खुद उससे कहे। क्यों अरमान? अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, इसलिए तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तूने सही किया। मैं खुद उसे बताऊंगा कि अरमान मलिक ने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो है रिद्धिमा अरमान मलिक। तभी निक्की वहाँ आती हुई बोली, क्या बात है मुस्कान, ये अभिमन्यु इतना नाराज़ क्यों है? पूछ रहा है कि मेरा अरमान के साथ क्या चक्कर है? मुस्कान हंसते बोली, बेचारे की नाइट ड्यूटी भारी पड़ रहा है, रात भर उल्लू की तरह जागता है और दिन में बुरा सपना देखता है। निक्की मुस्कुराते बोली, बेचारे को ऐसा मत कह। अच्छा सुन, तू जब वापस घर जाएगी तो थोड़ा फल लेकर जाना, रिद्धिमा का आज उपवास है। उसने कुछ कहा नहीं है पर सुबह से कुछ नहीं खाते देखकर मैंने भी अरमान की कसम देकर बात उकलवाई। मुस्कान हंसते बोली, किस चीज़ का उपवास रखी है पागल ने? निक्की बोली, ठीक से पता नहीं मुझे, कुछ करवा चौथ कह रही थी। ये सुनकर अरमान की आंखें चमक उठी। वो बोला, मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी है, और मुस्कान शाम को आऊँगा तेरे हॉस्टल। मुस्कान ने उसे छेड़ते हुए पूछा, किससे मिलने? अरमान मुस्कुराते हुए स्मार्टली जवाब दिया, अपनी पत्नी से। राहुल ने यह सुनकर जहाँ सीटी मारी वहीं मुस्कान का मुंह खुला का खुला रह गया। रितिमा मुस्कान की आवाज़ सुनकर दरवाजे की ओर देखा और पाया अरमान वहाँ खड़ा था। रितिमा का दिल धक से हो गया। उसे लगा मुस्कान ने सारी बात जरूर बता दी होगी और अब वो अरमान से आंखें नहीं मिला सकती थी। अरमान ने क्या सोचा होगा उसके बारे में कि कैसी लड़की है जो उसे छोड़कर किसी और के लिए भागी थी और आज उसका ही आसरा मांगना चाहती है। अरमान अंदर आया और सोफे पर बैठता हुआ पूछा, कैसी हो रितिमा? रितिमा नजरें नीची करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा काम है, आंटी बुला रही थी। मुस्कान उसे हाथ पकड़कर बिठाती बोली, आंटी को तो तुझे देखते ही काम याद आता है और तू भी बुद्धू जैसा करती जाती है। आज तो कुछ नहीं करेगी, सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने। अरमान अनजान बनता हुआ पूछा, क्या बात है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तबीयत ठीक नहीं क्या? रितिमा जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ, वो बस ऐसे ही। अरमान ने उसे देखा और कहा, ओके, मानो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मुस्कान अपनी हंसी छुपाने की कोशिश करती बोली, अरमान तू आया है, बड़ा अच्छा हुआ। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है पर मैंने सुना है फास्ट रखो तो मंदिर जाना चाहिए और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लंबी नींद लेनी है, तू ले जाना रिद्धिमा को। अरमान सर हिलाता हुआ बोला, हाँ ठीक है, मैं और रिद्धिमा थोड़ा टाइम बिताएंगे साथ साथ। रिद्धिमा ने आश्चर्य से अरमान की ओर देखा पर मुस्कान बोली, तुझे टाइम स्पेंड करने को नहीं कहा है मैंने, इसे मंदिर ले जाने को कहा है।
अरमान ने अच्छे बच्चे की तरह सर हिलाया और रितमा को कहा, मैं कार में हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। कहकर वो रितमा को असमंजस में छोड़कर चला गया। रितमा कुछ देर वैसे ही खड़ी रही, फिर जैसे मुस्कान की आवाज़ सुनकर होश में आई, तू अब तक खड़ी है? जल्दी जा और जल्दी मत आना, मुझे लंबी नींद सोना है। उसकी कार में बैठते ही अरमान ने पूछा, कौन सा मंदिर जाना है? रितमा धीरे से बोली, कोई भी। उसका दिल कह रहा था, मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं अरमान, तुम्हें देखते ही मेरा व्रत पूरा हो गया। अरमान उसे देवी मंदिर में ले गया और दोनों ने देवी माता के दर्शन किए। फिर रिद्धिमा वहाँ फल और मिठाई चढ़ाने के बाद बाहर आई तो अरमान ने उसे प्रसादी देते हुए कहा, पहले इसे खा लो, सुबह से भूखी हो, कहीं चक्कर ना आ जाए। रिद्धिमा ने सकुचाते हुए अरमान के हाथ से मिठाई ली, पर उसका दिल खुशी से झूम रहा था। जब अरमान ने उसे अपनी बोतल से पानी पीने को दिया तो उसे लगा उसका व्रत पूरा हो गया। उसने अरमान के लिए व्रत रखा था और उसके हाथों से ही उसने व्रत तोड़ते हुए पानी पिया था। अरमान उसे गाड़ी में बैठने को इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारा व्रत तो पूरा हो गया ना? रिद्धिमा के सर हिलाने से बोला, तो चलो, आज तुम्हें मैं मेरी पसंदीदा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में ले जाऊंगा। वो जब रेस्तरां से बाहर निकले तो देखा बूंदाबांदी हो रही थी। अरमान उधर देखता हुआ बोला, मौसम अच्छा है, मैं तुम्हें मेरी पसंद की जगह ले जाऊंगा, जाओगी ना? रिद्धिमा के दिल ने कहा, तुम जहाँ ले चलोगे जाऊंगी अरमान। पर उसने कहा, बारिश आने वाली है। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, बारिश में वो जगह और भी खूबसूरत बन जाती है। रिद्धिमा ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि आज उसका दिल भी सारे बंधन तोड़कर उड़ना चाहता था। अरमान जब उसे उस जगह पर ले आया तो वो बोल उठी, अरे ये तो जुहू बीच है, ये मेरी भी फेवरेट है, मैं जब छोटी थी मम्मा और पापा के साथ आया करती थी यहाँ। अरमान बोल उठा, बारिश में यहाँ आने का मज़ा कुछ और ही है क्योंकि यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है। दोनों समंदर के किनारे धीरे धीरे पग उठाते चलने लगे। अरमान एक जगह रुक गया जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। वो वहाँ एक पत्थर पर बैठता वो बोला, तुम्हें पता है रितमा, जब भी मैं दुखी होता हूँ, मेरा दिल घबराता है तो यहाँ आ जाता हूँ। रितमा की दिली ख्वाहिश हो रही थी कि अरमान के पास जाकर बैठे, पर शर्म के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो थोड़ा आगे बढ़कर खड़ी खड़ी समंदर को देखने लगी। अचानक उसका ध्यान टूटा अरमान की आवाज़ से, आज तो करवा चौथ है, किसके लिए व्रत रखा था तुमने? रितमा इतना सुनते ही चौंक गई। वो समझ गई अरमान को करवा चौथ पता है। उसकी आवाज़ कांप उठी। वो मैं? अरमान की गंभीर आवाज़ पूछी, क्या मैं उस इंसान का नाम जान सकता हूँ जिसे तुम इतना प्यार करती हो, कि जिसके लिए सुबह से पानी तक नहीं पिया? रिद्धिमा ने देखा अरमान ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ रुक गई और वो सिसकने लगी। अरमान उसके कंधों से पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसी तरह पूछा, क्यों रिद्धिमा, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? क्यों इस मंगलसूत्र को 1 साल से अपने साथ रखा जिसके बंधन को तुमने खुद तोड़ा था? क्यों उस इंसान के लिए व्रत रख रही हो जो तुम्हारा कोई नहीं लगता है? रिद्धिमा अपने हाथों में मुंह छिपाकर रोने लगी। पर अरमान ने फिर कहा, क्यों रिद्धिमा, क्यों तुम हमारे रिश्ते को अभी तक समझ नहीं पाई हो? क्यों तुम अभी तक अपने एहसास को व्यक्त नहीं कर पा रही हो? रिद्धिमा सिसकती हुई बोली, डर लगता है, डर लगता है, मेरे दिल में उठते जज्बात को व्यक्त करने में डर लगता है मुझे। जिस इंसान को मैंने धोखा दिया, जिसके रुतबे को बर्बाद किया, जिसके दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई, उसका मुझे नफरत करना लाजमी है। मैं तुम्हारे नफरत के काबिल हूँ अरमान। अरमान रुदे सुर में बोला, उसे कैसे नफरत करूँ रिद्धिमा, जिससे मैंने कभी प्यार किया था? उससे कैसे नफरत करूँ जिसके गले में कभी प्यार का मंगलसूत्र डाला था? अचानक रिद्धिमा अरमान के पैरों पर झुकते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो अरमान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जानती हूँ माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर अगर तुमने माफ़ कर दिया तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी और बाकी ज़िंदगी इस खुशी के साथ काट लूँगी कि मुझे तुमसे माफ़ी मिल गई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बेस्ट लड़की मिलना चाहिए। अरमान उसे बाहों से पकड़कर उठाते हुए पूछा, तो ये भी बता दो मेरे लिए बेस्ट कौन है? रिद्धिमा अपने आंसू पोंछते बोली, डॉक्टर निकिता। अरमान हंसते बोला, तो उसके मंगेतर डॉक्टर अभिमन्यु का क्या होगा, जिसने बड़े प्यार से उसकी उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहनाई है? रिद्धिमा ने आश्चर्य से उसे देखा। अरमान मुस्कुराता बोला, वो डॉक्टर अभिमन्यु की मंगेतर है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मेरे लिए कौन बेस्ट है ये मैं जानता हूँ। मेरे लिए वही बेस्ट है जो मेरे लिए व्रत रखती है, मेरे प्यार का मंगलसूत्र जिसके गले में है। रिद्धिमा ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। अरमान उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में लेते हुए फुसफुसाया,
मैंने सही कहा ना? रिद्धिमा शर्माती बोली। मुझे नहीं पता। अरमान ने उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को देखा, जिसके गुलाबी होठ घबराहट के मारे थरथरा रहे थे। रेशमी बाल हवा से बिखर कर उसकी खूबसूरत गालों को चूमकर बदमाशी कर रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और घनी काली पलकों से ढकी हुई थी। अरमान धीरे से बोला, आंखें खोलो रिद्धिमा, तुम्हारे सामने वो खड़ा है जो इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। पर रिद्धिमा ना में सिर हिलाती बोली, नहीं, डर लगता है कहीं ये सपना ना हो। अचानक बादल जोर से गरज उठे और बरसात होने लगी। रिद्धिमा डर कर अरमान से लिपट गई। अरमान हंस पड़ा और शरारती अंदाज में बोला, आप समझ में आया ये बादल इतनी जोर से क्यों गरजता है? रिद्धिमा जल्दी से खुद को अलग करते हुए पूछी, क्यों? अरमान उसे अपनी ओर खींचते बोला, मुझ जैसे बेचैन आशिक के लिए, जिसका प्यार शर्म से उसके पास नहीं आती है। रिद्धिमा शर्माते हुए खुद को अलग किया, पर अरमान उसकी आंखों में आंखें डालते हुए शरारती अंदाज में पूछा, अब तो बता दो मैं तुम्हारा कौन हूँ? रिद्धिमा नजरें झुकाते बोली, तुम मेरे भगवान हो अरमान। अरमान बुरा सा मुंह बनाते बोला, नहीं, कभी नहीं। रिद्धिमा फिर से नजरें झुकाते बोली, तुम मेरे अरमान हो, मेरे दिल के अरमान। अरमान कुछ सोचता हुआ उत्तर दिया, ये उतना बुरा नहीं है। दोनों उसी तरह कुछ देर बारिश में खड़े रहे। फिर अरमान ने अपनी बाहें उसकी ओर फैला दी, पर रिद्धिमा उसी तरह सर झुकाकर खड़ी रही। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, ओके, अब मैं बताऊं तुम मेरी क्या हो? रिद्धिमा ने उसकी ओर देखा। अरमान ने समंदर की ओर दिखाते हुए कहा, ये समंदर इतना खूबसूरत क्यों लगता है, तुम्हें पता है रिद्धिमा? इसकी खूबसूरती का राज ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें जो इसे खूबसूरत बनाती हैं, नए नए रंग भरती हैं। तुम भी मेरे लिए वही मायने रखती हो रिद्धिमा। मैं तो एक ठहरा हुआ पानी की धारा हूँ जिसकी ज़िंदगी को खूबसूरत तुम बनाती हो। मैं एक दरिया हूँ जहाँ तुम्हें खुशियों की लहरें भरनी है। ऐसा होगा ना रिद्धिमा? रिद्धिमा ने सर हिलाया और उससे लिपट गई। अरमान उसके कपोल पर एक चुम्बन अंकित करते हुए गुनगुना उठा, जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रूह बार बार तेरा नाम ले, कि रब से है मांगी ये ही दुआ, तू हाथ की लकीरें थाम ले। रिद्धिमा ने खुद को उससे अलग करते हुए गा उठी, चुप है बातें दिल कैसी बयां मैं करूं, तू ही कह दे जो बात मैं कह ना सकूं। अरमान उसे अपनी ओर खींचकर बाहों में भींचता हुआ गुनगुना उठा, तेरा दिल बन के मैं साथ तेरे धड़कूं, खुद को तुझसे अब दूर न जाने दूं, कि संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियों सा कहता रहूं। रिद्धिमा किचन में कुछ स्पेशल बनाने में जुटी थी। आज मुस्कान निकिता के साथ ही हॉस्टल की सारी लड़कियां हॉस्टल में थी और वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रही थी। रिद्धिमा के साथ सबकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि उनके पसंद की चीज़ें रिद्धिमा बना देती थी। हॉस्टल की ऑनर मिस सेन भी उससे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि रिद्धिमा उनका काम कर देती थी। कुछ दिनों से रिद्धिमा को अरमान शाम को बाहर घुमाने ले जाया करता था और थोड़ी देर बाद हॉस्टल छोड़ जाया करता था। इस बात को लेकर हॉस्टल की लड़कियां उसे चिढ़ाया करती थी। कोई लड़की कहती, इस हैंडसम के बारे में पता होता तो मैं सेन आंटी से बात कर इसे ज़रूर फंसा लेती। कोई कहती, इसका कोई भाई है क्या रिद्धिमा, मेरी भी किस्मत चमका दे। कोई अफसोस के साथ कहती, हम रिद्धिमा जैसी खूबसूरत थोड़े ना है जो अरमान जैसा हैंडसम मिलेगा। रिद्धिमा ये सुनकर शर्म से लाल हो जाया करती थी। वो उनसे बचने के लिए किचन में समय बिताया करती थी, क्योंकि वो हर रोज़ कुरेद कुरेद कर पूछती थी कि वो शाम को कहाँ जाते हैं, क्या बातें करते हैं। रिद्धिमा उन खूबसूरत पलों में खो गई जो अरमान के साथ बिताया करती थी। दोनों उसी जगह पर ज़्यादातर जाते थे जहाँ दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया था। अरमान वहाँ चट्टान पर बैठता हुआ रिद्धिमा का हाथ पकड़कर खींच कर बिठाता है, क्योंकि रिद्धिमा को अब भी झिझक होती थी। पर अरमान कभी भी नज़दीकियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता था और रिद्धिमा खुद को अरमान के नज़दीक बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। दोनों घंटों बातें करते रहते थे, अपने बचपन की बातें, दोस्तों की बातें, मम्मा पापा की बातें, और समय ऐसे गुजर जाता मानो उन्होंने अभी अभी अपनी बातें शुरू की हों। रिद्धिमा अरमान की बातें सुनते हुए ऐसे खो जाती थी कि लगता था वो कहता जाए और वो इसी तरह सुनती जाए। अरमान उसकी पसंद नापसंद पूछता, मम्मा पापा की बातें पूछता, पर उसने कभी भी रिद्धिमा के पिछले 1 साल के बारे में नहीं पूछा। और ये रिद्धिमा के लिए चैन की बात थी, क्योंकि उसके याद से ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। आजकल उसे ऐसा लगने लगा था वो और अरमान पता नहीं कितने साल के बिछड़े हुए प्रेमी हों और आज मिले हों, और पिछला 1 साल कोई बुरा सपना हो
जो अब वो याद नहीं करना चाहती थी। अरमान की बातें वो जितना सुनती उसके प्यार में डूबती जाती थी। वो अपने पापा मम्मा के बारे में भी बताया करता था और रितमा को आश्वस्त करता था कि वो रितमा को जरूर अपना लेंगे। उसने एक दिन बताया था कि डॉक्टर शशांक ठीक है, पर जब ठीक टाइम आएगा वो उनके पास उसे ले जाएगा। और रितमा को अरमान की बातों पर पूरा विश्वास था। कभी कभी रितमा बात करते करते कहीं खो जाती और अचानक जैसे डर सी जाती, तो मानो अरमान उसके दिल की बात समझ जाता और अपने हाथों में उसका हाथ लेते हुए कहता, जो हुआ भूल जाओ रितमा। रितमा कुछ जवाब नहीं देती, बस अरमान के कंधे पर सर रखकर बैठी रहती। एक दिन अचानक अरमान ने कहा, रितमा हम एक काम करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम संजीवनी में मिले हैं, हमें प्यार हो गया है और छुप छुप के मिल रहे हैं। कहकर वो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। पर रितमा ने पूछा, छुप छुप के क्यों? अरमान उसके हाथों को अपने हाथ में लेता हुआ बोला, क्योंकि डॉक्टर शशांक को मैं पसंद नहीं, है ना? रितमा ने मन में सोचा, काश ऐसा होता कि मुझे तुमसे प्यार हो जाता। पर वो प्यार से उसे देखते हुए बोली, पापा तुम जैसे इंसान से गुस्सा होंगे? मैं मान नहीं सकती। अरमान सर हिलाता हुआ बोला, हाँ ये बात भी है, जब तुम्हें मैं पसंद हूँ तो मैं बुरा हो ही नहीं सकता। रिद्धिमा ये सुनकर मुस्कुरा पड़ी। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, सोच रहा हूँ मुझ में क्या बुराई है जो सर को पसंद नहीं है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, तुम में कोई बुराई है ही नहीं। अरमान ठहाका लगाकर हंसते बोला, तुम सचमुच मेरे प्यार में डूब चुकी हो रिद्धिमा। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। रिद्धिमा ने मन में सोचा, यही तो मेरा विवेक के साथ हुआ था, पर अब मैंने सही इंसान को पहचाना है। अरमान तुम सच में इस दुनिया के बेस्ट इंसान हो। अरमान कोई जवाब ना पाकर उसके गालों पर हाथ फेरा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, मुझ में एक बुराई है, हॉस्पिटल में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। रितमा मुस्कुराते बोली, ये कोई बुराई नहीं है, मैं जानती हूँ सब तुम्हें कितना पसंद करते थे, लड़कियाँ तो मरती थी तुम पर। अरमान उसकी आंखों में झांकते बोला, और मैं जिस पर मरता था वो मुझे घास भी नहीं डालती थी। रितमा सर झुकाते हुए बोली, धीरे से बोली, सॉरी। अरमान ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए शरारती अंदाज में बोला, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा रिद्धिमा मलिक। रिद्धिमा अचानक से कांप गई, पर अरमान उसके दिल की बात समझते हुए उसकी हथेली पर चुंबन अंकित करते हुए धीरे से बोला, डरो मत रिद्धिमा, मैं तुम्हारी इजाज़त के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। रिद्धिमा आंखों में आंसू लिए उससे लिपट गई। रिद्धिमा ने गलती से गर्म तवे को हाथ लगाया और उसका ध्यान टूट गया और वो वर्तमान में लौट आई। उसने ख्याल किया कि हाल से आने वाली आवाज़ बंद हो चुकी थी और एक सन्नाटा जैसा छा गया था। उसने सब डिशेस बना लिया था, इसलिए सोचा सबको इन्फॉर्म कर दे, और जैसे ही जाने को मुड़ी आतंकित होकर चिल्ला उठी। वो सामने खड़ा था, वो शैतानी चेहरा, वही शैतानी मुस्कुराहट पर उसकी आंखें जैसे चल रही थी। रितमा का दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। वो वहाँ से भागना चाहती थी, पर इतना कांप रही थी कि लग रहा था वो बेहोश होकर गिर जाएगी। विवेक उसके सामने रास्ता रोक के खड़ा था। रितमा को इतनी ठंड में भी पसीने आने लगे थे और उसकी आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। विवेक उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे हट रही थी, पर जानती थी वो विवेक के हाथों से बच नहीं सकती थी। उसकी आंखें डर के मारे फैल गई थी और एक ही नाम उसे याद आ रहा था, अरमान। विवेक उसके पास आ चुका था और उसके गाल को छूते हुए कर्कश आवाज़ में बोला, अरे रितमा गुप्ता, डर लग रहा है? इसी विवेक से टूटकर प्यार करती थी ना तू? रितमा कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुम क्यों आए हो यहाँ? विवेक पुचकारते हुए बोला, मैं तुम्हें मिस कर रहा था डार्लिंग, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आखिर तुम मिल ही गई। रिद्धिमा खुद के डर को काबू में करती हुई कांपती हुई आवाज़ में बोली, चले जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। विवेक ठहाका लगाकर हंस पड़ा और डरने का नाटक करता हुआ बोला, अले मैं तो डर गया, कौन रोकेगा मुझे? तेरा वो डॉक्टर अरमान, वो तो 2 दिन के लिए सिंगापुर गया है ना, और जब तक वापस आएगा तुझे मैं वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ तुझे होना चाहिए। रितमा समझ गई कमीने विवेक सारी जानकारी लेकर ही यहाँ आया, पर उसे अरमान ने बार बार यही सिखाया था कि ऐसी सिचुएशन में अपने दिमाग से काम लेना है और डरना बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो किसी तरह हिम्मत जुटाती बोली, यहाँ अरमान की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की लड़कियाँ ही काफ़ी हैं तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। विवेक कहकर लगाकर हंस पड़ा और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, लड़कियों को हम चूहिया कहते हैं। दाना डालो और फांस लो। सारी चूहिया मेरे आदमियों के कब्जे में हैं और मैंने देखा कुछ बहुत हॉट है। तेरी वो डॉक्टर मुस्कान और डॉक्टर निकिता काफ़ी अच्छा माल है।
मैं तो माला माल हो जाऊंगा रे। रितिमा को ऐसा लगा कि उसके मुंह पर थूक दे। विवेक बात करते हुए उसके करीब आ रहा था और वो जानती थी आज उसे खुद को मदद करनी होगी इस भेड़िए से बचाने के लिए। मुस्कान उसे बार बार यही समझाती थी कि अपनी मदद खुद करोगी तभी आगे बढ़ पाओगी रितिमा। अपने मन का डर हटाओ और वो कमीना सामने आ जाए तो खुद को तैयार रखो उसका डटकर मुकाबला करने को। रितिमा पीछे हटते हुए गैस टेबल तक पहुंच चुकी थी जहां मसाले का डिब्बा रखा हुआ था और उसे अच्छी तरह पता था कहाँ क्या रखा हुआ था। हर हफ्ते इस हॉस्टल में मिस सेन एक क्लास लेती थी जिसमें वो सिखाती थी कि लड़कियों को किस तरह घरेलू सामान या घर की छोटे मोटे चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को बचाना है। उसने देखा विवेक उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। अब उसे किसी तरह विवेक का ध्यान हटाना था इसलिए चिल्ला उठी, अरमान को जब पता चलेगा वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। विवेक इतना सुनते ही गुस्से से जल उठा और रितिमा के बाल पकड़ते हुए गरजा, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, देख लूंगा तेरे उस आशिक को भी। विवेक उसके बिल्कुल करीब था और रितिमा को ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला था। उसने लाल मिर्ची का डिब्बा उठाया और विवेक के मुंह पर दे मारा और एक ही पल में सारा का सारा मिर्चा पाउडर विवेक की आंखों, मुंह और नाक में चला गया था और उसने चीखते हुए रितिमा को छोड़ दिया। रितिमा ने बेलन उठाया और विवेक के सर पर अपनी पूरी ताकत से दे मारा। विवेक जमीन पर गिर चुका था और मिर्ची की जलन से दर्द के मारे चीख रहा था। रितिमा अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ पड़ी और बाहर आकर दरवाजे को लॉक किया और हॉल की तरफ दौड़ी। दूसरी तरफ विवेक के आदमियों ने हॉल की लड़कियों को अपने कब्जे में पकड़ रखा था। रितिमा जब किचन में बिजी थी तभी हॉल में ये लोग अचानक घुस आए और सबको कब्जे में ले लिया था। विवेक ने उन लड़कियों को कहा था कि उसे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, बस उसे रितिमा चाहिए, वो कहाँ है बता दे तो वो सबको छोड़ देगा। सभी लड़कियों में स्नेहा थोड़ी डरपोक थी इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए बता दी कि रितिमा किचन में है। विवेक के जाने के बाद उसके आदमियों ने लड़कियों से कहा कि वो चुपचाप रहे तो वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। लड़कियां डर के मारे चुपचाप खड़ी थी पर मुस्कान और निकिता के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो जानती थी आज अगर वो चुप रही तो विवेक रितिमा को लेकर चला जाएगा और फिर उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उन आदमियों ने जब देखा लड़कियां डर के मारे चुपचाप खड़ी हैं तो वो निश्चिंत हो गए और आपस में बातें करने लगे। वो इस काम में एक्सपर्ट थे और उन्हें पता था ज़्यादातर लड़कियां कमज़ोर होती हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था इस हॉस्टल की हर एक लड़की जूडो कराटे में एक्सपर्ट। उन्हें बातचीत में बिजी देखकर मुस्कान, निकिता और दूसरी लड़कियों में आंखों ही आंखों में प्लान बन गया और अचानक मुस्कान उस आदमी पर कूद पड़ी जिसने स्नेहा के माथे पर पिस्तौल लगा रखा था। वो आदमी हड़बड़ा गया और उसके हाथ से पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरा। निकिता ने उसे उठा लिया और जब तक वो कुछ लोग कुछ कह पाते, समझ पाते, सभी लड़कियां उनके साथ भिड़ चुकी थीं। कुछ देर में लड़कियों ने उन लोगों को कब्जे में ले लिया पर अचानक पासा पलट गया और एक बदमाश जिसके पास पिस्तौल था मुस्कान को अपनी पकड़ में लेते हुए चिल्लाया, चुपचाप मेरे आदमियों को छोड़कर पिस्तौल फेंकते हुए लाइन में खड़े हो जाओ लड़कियां, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। लड़कियों को असमंजस में देखकर मुस्कान बोली, ऐसा मत करना गर्ल्स, वरना रिद्धिमा को वो ले जाएंगे। लड़कियां एक दूसरे का मुंह देख रही थी। उस बदमाश ने काउंटडाउन शुरू किया और अचानक बड़ी जोर की आवाज़ हुई और वो आदमी अपना हाथ पकड़कर ज़मीन पर गिर पड़ा। लड़कियों ने देखा मैक्स जो बेड के नीचे छुपकर सब कुछ देख रहा था। उसने आक्रमण कर दिया था और गरज रहा था। वो उस आदमी के छाती पर चढ़ बैठा था और दाहिने हाथ को अपने चपड़े में दबा रखा था। मुस्कान मुस्काती हुई बोली, शाबाश मैक्स, आज से तू मेरा हीरो है रे। मैक्स ने भौं भौं से जवाब दिया पर उस आदमी को नहीं छोड़ा। इसी बीच मिस सेन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब मुस्कान और निकिता किचन की ओर दौड़ी पर गलियारे में निकिता रितिमा से टकराई जो बेतहासा भागती आ रही थी। उसने उन दोनों को बताया कि उसने विवेक को किचन में बंद कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और मिस सेन के बयान पर सबको पकड़कर थाने ले गई। विवेक की आंखों की हालत खराब थी इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल भेजा गया। अच्छी बात यह हुई कि मिस सेन के भाई वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे। मिस सेन ने उन्हें कॉल करके कहा कि इनको किसी तरह जमानत ना मिले और इन पर रियायत ना की जाए। मुस्कान के कॉल करने पर राहुल, अतुल एम्बुलेंस लेकर आ गए थे और घायल लड़कियों को अस्पताल ले गए थे। रितिमा अभी भी डरी हुई थी पर जब मुस्कान ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा कि अब से तू मेरी सारगिद बन सकती है, शाबाश रितिमा, हमें तुझ पर गर्व है, तो वो फूली न समाई।
इस बात की खबर मिलते ही अरमान तुरंत वापस लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह मुस्कान के हॉस्टल पहुंच गया। रितमा, जो अब तक उस घटना से उबर नहीं पाई थी, अरमान को देखते ही दौड़ कर गई और उससे लिपट गई। अरमान उसकी पीठ सहलाते हुए धीरे से कहा, मुझे तुम पर गर्व है रितमा। मुस्कान बोल उठी, ये लो, हमने जो किया उसके लिए तुझे गर्व नहीं है, सिर्फ रितमा के करने से गर्व है। अरमान मुस्कुराता बोला, तुम दोनों के पास रितमा को छोड़ने की वजह यही थी मुस्कान, कि मैं जानता था मेरी दोनों दोस्त शेरनी हैं और खुद को बचाते हुए रितमा का भी बाल बांका नहीं होने देंगी। निकिता मुस्कुराते बोली, थैंक्स अरमान, पर हमें भी तुझसे गले मिलना है। सिर्फ रितमा का हक नहीं है जो तुझसे चिपट कर खड़ी है। इतना सुनते ही रितमा अरमान से अलग हो गई, पर अरमान उसे अपनी बाहों में खींचता हुआ बोला, मेरी पत्नी है ये, इसका हक पहले है, फिर तुम लोगों का। मुस्कान आंखें दिखाते बोली, ये लड़की मिलते ही तो बड़ा बेशर्म बन गया अरमान। इतना सुनते ही रितमा छिटक कर अरमान से अलग होकर दूर जा खड़ी हुई और मुस्कान निक्की ठहाका लगाकर हंस पड़ी। तभी राहुल और अभिमन्यु अंदर आ गए। अरमान हंसता बोला, लो, तुम दोनों को गले लगाने वाले आ गए। अभिमन्यु निकिता के पास आकर उसे लिपटता हुआ बोला, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं जान? निकिता हंसते हुए खुद को छुड़ाई और बोली, नहीं अभी, तुम्हारी निक्की इतनी कमज़ोर नहीं है। अभिमन्यु उसे अपनी बाहों में खींचता हुआ बोला, आई लव यू मेरी जान। अरमान ने कहा, मुस्की, तो भी राहुल के गले मिल ले, इसकी आस थी ना तुझे। मुस्कान ने उसे घूर कर देखा तो वो रितमा को अपने आलिंगन में लेता हुआ राहुल से बोला, तेरी मुस्की ने इतना बड़ा काम किया है, कभी तो उसे बाहों में लेकर शाबाशी देना सीख राहुल। राहुल हंसता हुआ अपनी बाहें फैलाई, पर मुस्कान बाल झटकते बोली, शेरनी किसी के बाहों में नहीं आती। राहुल ठहाका लगाकर हंस पड़ा और अरमान से बोला, मुझे यही उम्मीद थी इस पंजाब की शेरनी से। मुस्कान मुस्कुरा उठी और राहुल की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाली।